हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के उन सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं जिसमें पहचान वाले शब्द के पीछे वर्ब नहीं आने वाला है। पहचान वाला शब्द का मतलब होगा, होगी, होगे। फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य के अंत में अगर होगा, होगी, होगे शब्द लगाओ, उसके ठीक पीछे वर्ब ना आए, उसके ठीक पीछे वाला जो शब्द है अगर वर्ब ना आए तो उस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से डील किया जाता है उसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, कुछ सेंटेंस में बताऊं। कल वह बनारस में होगा, तो देखिए होगा के पीछे लिखा है बनारस में। ये बनारस में जो शब्द है ये वर्ब नहीं है, आप जानते हैं। शाम को वह व्यस्त होगा, तो होगा के पीछे क्या लिखा है? व्यस्त। ये वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना अक्षर नहीं लग सकता है, व्यस्त ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो इसको हम लोग वर्ब नहीं मानेंगे। कल उसके पास समय होगा, तो होगा के पीछे क्या लिखा है? समय। समय वर्ब नहीं है क्योंकि समय शब्द के साथ ना अक्षर नहीं जुड़ सकता है, इसलिए वर्ब नहीं है। तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हो गए जिसमें होगा, होगी, होगे के पहले जो शब्द दिखाई देगा वो वर्ब नहीं होगा। तो अगर होगा, होगी, होगे के पहले वर्ब ना आए तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह के वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य पढ़कर लगना चाहिए कि काम भविष्य का है, वर्तमान का नहीं है, तभी वो फ्यूचर कहलाएगा। खाली होगा, होगी, होगे लगा होने से फ्यूचर टेंस नहीं हो जाएगा। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा इसके साथ ही साथ कि जो बात आप कर रहे हैं वो किसी भविष्य में घटने वाली घटना के बारे में बात कर रहे हैं, तभी इसको फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाएगा। तो ये थी पहचान। और हेल्प यू आप देख ही सकते हैं कि हेल्प यू विल भी लगेगा, सॉरी अगर एक्टिव है तो विल लगेगा, पैसिव है तो विल भी लगेगा। दूसरी बात, इसमें वर्ब होता नहीं है, तो वर्ब नहीं होता है तो वर्ब के स्थान पे या तो हैव लगाया जाता है या कुछ नहीं लगाया जाता है। जब वर्ब के स्थान पे हैव लगाया जाता है तो एक्टिव का हेल्प यू लगाते हैं, और अगर हैव नहीं लगाते तो पैसिव का हेल्प यू लगाते हैं। तो ये सब किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि उस वाक्य में एक्टिव का हेल्प यू लगेगा और हैव लगेगा या पैसिव का हेल्प यू लगेगा और हैव नहीं लगेगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज इस श्रेणी में सबसे पहला वाक्य जो हम लोग देख रहे हैं, अपने बोर्ड में आप देख सकते हो, मेरे बोर्ड में, कि भविष्य में उसके पास सब कुछ होगा। ये देखिए लास्ट में क्या लिखा है? होगा लिखा है। होगा के पीछे क्या लिखा है? भविष्य, सब कुछ। सब कुछ होगा के पीछे लिखा है सब कुछ। तब आपको यह निश्चित करना है कि होगा के पहले जो शब्द लिखा है सब कुछ, ये वर्ब है क्या? इसका तरीका क्या बताया गया है? ना अक्षर जोड़ दीजिए, सब कुछ ना, सब कुछ ना, ऐसा कोई शब्द होता है क्या? ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। इसलिए ये जो सब कुछ लिखा है ये वर्ब नहीं है, और होगा लगा हुआ है इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कुछ ऐसा संकेत मिलना चाहिए जिससे पता चले कि भविष्य की बात हो रही है। तो इसमें वाक्य में खुद ही लिखा हुआ भविष्य में, तो ये भविष्य में जो शब्द लिखा हुआ इससे खुद पता चल रहा है कि भविष्य की बात हो रही है, इसलिए फ्यूचर टेंस है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो होगा, होगी के पहले अगर वर्ब ना आए और कोई संकेत मिले जिससे ये पता चले कि भविष्य की बात हो रही है तो उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब ये जो लिखा है सब कुछ, अब आपको देखना अगर ये वर्ब नहीं है तो क्या करते हैं? तो अगर वर्ब नहीं होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं। कहाँ पर? इसी शब्द के पीछे, सब कुछ के ठीक पीछे किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे। प्रश्न बनेगा किसके पास सब कुछ होगा, किसके पास सब कुछ होगा, तो उत्तर मिला उसके पास। तो ये जो मिला उत्तर ये है सब्जेक्ट। अगर किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो एक्टिव का हेल्प लगाते हैं और वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हेल्प यू लगेगा विल। आप जानते हैं शैल भी लगता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि आज के मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं होता है, हर जगह विल ही लगाया जाता है, तो हम लोग भी विल ही लगाते रहेंगे हर वाक्य में। क्लियर है? तो चलिए अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ये जो वाक्य है ये आप देख सकते हैं, ये एक सकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक नहीं है, इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिख रहा है। कौन, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितने, कितने, किसका, किसके, किसके, कोई भी ऐसा शब्द नहीं दिख रहा, तो ये प्रश्नवाचक नहीं है। सकारात्मक वाक्य, तो सकारात्मक वाक्य में पहले सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाने के लिए कह रहा है, और सब्जेक्ट क्या है? उसके की इंग्लिश हो जाएगी ही। नंबर 2, हेल्प यू का पहला भाग हेल्प यू आपने दिखाया विल। नंबर 3 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, यानी विल के साथ बी लगा नहीं है तो बचा भाग नहीं है, छोड़ देंगे। फिर नंबर 5 लिखा हैव, तो इस पर हैव लगाना है, ही विल हैव। नंबर 6 लिखा है पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द की अंग्रेजी, तो पहचान वाला शब्द होगा, उसके पहले आने वाले शब्द सब कुछ, इसकी इंग्लिश होगी एवरीथिंग। ही विल हैव एवरीथिंग। और क्या छूट गया? भविष्य में, इन फ्यूचर, ही विल हैव एवरीथिंग इन फ्यूचर। क्लियर? अगला वाक्य है शाम को मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए समय नहीं होगा।
ये भी एक फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य है, क्योंकि होगा शब्द के पीछे लिखा है नहीं, नहीं से कोई मतलब नहीं है। पहले बता चुका हूँ कि जो पहचान वाला शब्द होता है उसके ठीक पीछे अगर नहीं या क्यों ये दो शब्द दिखाओ तो इससे कोई मतलब नहीं रखिए। इसके पीछे क्या लिखा है? समय। समय शब्द को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, समय शब्द को देखिए वर्ब है कि नहीं, चेक करिए। इसको चेक करने का तरीका बता चुके हैं। ना शब्द लगा के जोड़ के देखिए, ना अक्षर लगा के जोड़ के देखिए। समय ना, समय ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द है समय, ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास शब्द लगा के ब्रश करेंगे? किस जगह करेंगे? इसी शब्द के पीछे, समय शब्द के पीछे, और कहीं नहीं। होगा के पीछे नहीं। किसके पास होगा? नहीं, एकदम गलत प्रश्न है ये। कभी भी प्रश्न इस तरह से मत करिएगा। पहचान वाले शब्द के पीछे किसके पास शब्द लगा के प्रश्न मत करिएगा। तो ये जो लिखा है समय, जिसको भी आपने देख के डिसाइड किया कि ये शब्द वर्ब नहीं है, इसके पीछे किसके पास लगा के ब्रश करना है? किसके पास समय होगा? किसके पास समय होगा? उत्तर मिला मेरे पास। तो मेरे पास जो शब्द है ये हो गया सब्जेक्ट। अगर किसके पास लगा के ब्रश करने पर उत्तर मिले तो आप जैसा जानते हैं क्या लगाते हैं? एक्टिव का हेल्प यू, और वर्ब की जगह क्या लगाते हैं? हैव। तो यहाँ भी हेल्प यू लगेगा विल, और वर्ब की जगह लगेगा हैव। अब ट्रांसलेशन शुरू करें। ये भी एक सकारात्मक नकारात्मक वाक्य, नहीं शब्द लगा हुआ है, तो इसको देख के बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास, तो हो जाएगा आई। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग विल। नंबर 3 नॉट। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग नहीं है, बी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पैसे का हेल्प यू नहीं लगता है। नंबर 5 हैव। नंबर 6 पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द की अंग्रेजी। पहचान वाला शब्द होगा, होगा के पहले आ रहा है समय, समय की इंग्लिश टाइम। अब क्या बचा रह गया? बचा रह गया शाम को तुम्हारे साथ खेलने के लिए। तो पहले तुम्हारे साथ खेलने के लिए इसकी बनाएंगे। तो इसमें पहले किसकी बनाएंगे? खेलने के लिए की पहले बनाएंगे। देखिए जो बचा रह जाता है बस उसके पीछे आप देखते जाइए, इसको इस तरह से जोड़ते चले जाइए, बनता चला जाएगा। पहले ने के लिए की इंग्लिश बनाइए टू, फिर बनाइए खेलने प्ले, फिर बनाइए साथ विथ, फिर बनाइए तुम्हारे की इंग्लिश यू, फिर बचा क्या? शाम को एट इवनिंग। आई विल नॉट हैव टाइम टू प्ले विथ यू एट इवनिंग। एट इवनिंग आप चाहते थे तो वाक्य के शुरू में भी लिख सकते थे। क्लियर? अगला वाक्य है, इसके बाद तुम्हारे पास इस इम्तिहान में बैठने के लिए योग्यता होगी। क्लियर है? तो होगी शब्द के पीछे लिखा योग्यता। अब चेक करते हैं ये शब्द योग्यता वर्ब है कि नहीं। योग्यता शब्द ना अक्षर जोड़ के देखिए, योग्यता ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये वर्ब नहीं है। तो होगी शब्द के पहले वर्ब नहीं आया, और लिखा है इसके बाद। इसके बाद मतलब जो बात कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ करोगे तुम, यानी डिग्री कुछ ले लोगे या कुछ डिप्लोमा ले लोगे, उसके बाद तुम इस एग्जाम में बैठने लायक हो जाओगे, कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है। यानी भविष्य को दिमाग में रखकर ही इस बात को कहा जा रहा है। ठीक है? तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, होगा होगी के पहले वर्ब नहीं आया, और इसके संकेत मिल रहा है शब्द से इसके बाद से कि ये भविष्य की बात हो रही है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट है। इस वाक्य में एक वर्ब भी है। वर्ब क्या है? बैठने, बैठने के लिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि हमें उन वर्बों से मतलब नहीं है जो पहचान वाले शब्द के पीछे ना आ रहे हो। इसके अलावा वाक्य में कहीं भी वर्ब लिखाओ उससे कोई मतलब नहीं होता है। उससे आप एक्टिव पैसिव डिसाइड नहीं करते हैं, उससे आप ये नहीं डिसाइड करते हैं कि उस वाक्य में हैव लगेगा कि देयर लगेगा कि नहीं, पैसिव का हेल्प लगेगा कि एक्टिव का हेल्प लगेगा, ये सब कुछ डिसाइड उससे नहीं किया जाता है। क्लियर है? उसको अपनी जगह रहने दीजिए, उसको बाद में अपने आप एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे योग्यता वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे? किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास, किस जगह? इसी जगह। किसके पास योग्यता होगी? तो उत्तर मिला तुम्हारे, तो ये हो गया तुम्हारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया तो आप जानते हैं किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो एक्टिव का हेल्प लगाते हैं, यानी विल लगाएंगे और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग करेंगे। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ये भी एक सकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे, तो यू। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग विल। नंबर 3 नॉट नहीं है। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी नहीं लगेगा क्योंकि पैसिव नहीं है। नंबर 5 हैव, यू विल हैव। नंबर 6 पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द की इंग्लिश। होगा के पहले आ रहा है योग्यता, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी। अब बचा क्या? इस इम्तिहान में बैठने के लिए। तो जो बचा होता है इसे पीछे से इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए बैठने के लिए, तो ने के लिए की इंग्लिश बनाएंगे टू, बैठने की हो जाएगा सिट, में की हो जाएगी इन, इस इम्तिहान की हो जाएगी दिस एग्जाम। और क्या बचा रह गया? इसके बाद आफ्टर दिस। तो आफ्टर दिस की इंग्लिश आप शुरू में भी बना सकते हैं, लास्ट में बना सकते हैं। यानी यू विल हैव एलिजिबिलिटी टू सिट इन दिस एग्जाम आफ्टर दिस, या आफ्टर दिस शुरू में भी लिख सकते हैं। आफ्टर दिस यू विल हैव एलिजिबिलिटी टू सिट इन दिस एग्जाम। क्लियर है? तो हम लास्ट में लिख लेते हैं आफ्टर दिस
क्लियर। अगला वाक्य है, क्या अगले साल तुम्हारे प्रमोशन का कोई चांस होगा? क्या अगले साल तुम्हारे प्रमोशन का कोई चांस होगा? अब देखिए होगा शब्द के पीछे लिखा है चांस, चांस शब्द वर्ब नहीं है, इसमें नाक जोड़ के देखिए चांस ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए वर्ब नहीं है। और अगले साल की बात हो रही है, फ्यूचर है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाया। अब क्या करेंगे, किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, यही चांस शब्द के पीछे, कोई चांस के पीछे कोई चांस, क्या कोई किसके पास कोई चांस होगा, किसके पास चांस होगा, या किसके पास कोई चांस होगा प्रमोशन का, किसके पास कोई चांस होगा? तो उत्तर मिला तुम्हारे पास होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रमोशन की बात हो रही तो तुम्हारे पास वो चांस हुआ, किसी और के पास तो वो चांस हुआ नहीं। तो यहाँ पे उत्तर की जगह जो मिल रहा है उत्तर तुम्हारे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। किसके पास चांस होगा, भाई तुम्हारा प्रमोशन है तो तुम्हारे पास चांस होगा, ये मान के चलना है। क्लियर है। इसको एक और तरह से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे तुम्हारे शब्द सब्जेक्ट है और उत्तर मिल गया, किसके पास लगा के प्रश्न करने पे आपको उत्तर मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारे शब्द सब्जेक्ट है और एक्टिव का हेल्प यू लगेगा विल और वर्ब की जगह लगेगा हैव। क्लियर। लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें लिखा है क्या, तो प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसको देख के डिसाइड करेंगे किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले लिखा है WH की इंग्लिश, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, ये सब शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले क्या शब्द की इंग्लिश बनानी है, लेकिन आपको पहले ही बताया जा चुका है कि क्या प्रश्न, जब क्या शब्द लगा होता है वाक्य में तो पहले डिसाइड करना पड़ता है क्या की इंग्लिश बनानी है कि नहीं बनानी है। उसका तरीका ये है, सिंपल तरीका है कि उस वाक्य को पढ़िए, पढ़कर देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। अगर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनानी है। देखिए पढ़ के, क्या अगले साल तुम्हारे प्रमोशन का कोई चांस होगा, तो होगा तो बोलेगा है, नहीं होगा तो बोलेगा नहीं, यानी इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। और अगर क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो नंबर 1 नंबर 2 छोड़ के नंबर 3 से नंबर 3 से ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, यानी हेल्प यू का पहला भाग, यानी सबसे पहले विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट है नहीं, नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग बी लगेगा नहीं क्योंकि पैसे का हेल्प इसमें नहीं लगता है, फिर हैव लिखेंगे, विल यू हैव, फिर नंबर 8 लिखा है पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द इंग्लिश, पहचान वाला शब्द होगा, उसके पीछे आ रहा है कोई चांस, एनी चांस। और क्या बचा रह गया, अब जो बचा रह गया उसको पीछे से बनाना शुरू करेंगे। बचा रह गया का, तो का की इंग्लिश जाएगी अ, उसके पीछे लिखा है प्रमोशन, प्रमोशन। अब क्या बचा, अगले साल, नेक्स्ट ईयर। विल यू हैव एनी चांस ऑफ प्रमोशन नेक्स्ट ईयर। वाक्य है, और कौन से सरप्राइजेस उसके पास हमारे लिए होंगे। ठीक है, सरप्राइजेस मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, मैंने हिंदी के इसके जो वर्ड होते हैं वो एग्जैक्ट मैं नहीं जानता हूँ, तो इसलिए मैंने सीधे इंग्लिश में ये वर्ड लिख दिया है। अल्टीमेटली आपको इंग्लिश ही बनानी है। तो होगा शब्द के पीछे आपके पास देखना है कि क्या लिखा है। होगा शब्द के पीछे लिखा है, होगे के पीछे हमारे लिए, हमारे लिए। क्लियर। ये वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें ना ने लगा के देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है, सही नहीं लगेगा सुनने में। लिए ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो हमारे लिए ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो वर्ब नहीं है। और होगा लगा है, इससे खाली पता नहीं चलता कि फ्यूचर की बात है, तो किस तरह से पता चलेगा, पूरा वाक्य पढ़ के देखिएगा तब पता चलेगा। और कौन से सरप्राइजेस उसके पास हमारे लिए होंगे, यानी कुछ सरप्राइजेस तो वो हमें दे चुका है। ठीक, अब हम सोच के रुक के सोच रहे हैं कि अब और कौन से सरप्राइजेस वो उसके पास हमारे लिए होंगे, यानी हम सोच तो भविष्य के बारे में रहे हैं और भविष्य के बारे में सोचते हुए ये बात कर रहे हैं, तो इसको भी भविष्य की बात कहेंगे, इसको फ्यूचर टेंस कहेंगे, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। तो फिर देख लें, वर्ब नहीं है तो हमारे लिए जो शब्द लिखा है वर्ब नहीं है, तो क्या करेंगे, किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास लगा के प्रश्न कहाँ करेंगे, इसी शब्द के पीछे हमारे लिए के। क्यों, क्योंकि जब इंग्लिश बनाएंगे तो हमारे लिए की इंग्लिश एक साथ बनाने वाले हैं, फॉर अस। तो मैंने पहले कहा कि अगर दो शब्द एक साथ लिखने वाले हो अगर ट्रांसलेशन करते समय, तो जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे तो उन दोनों शब्दों के ठीक पीछे लगा के किसके पास लगा के प्रश्न करना चाहिए। किसके पास लिए है लगा के प्रश्न करेंगे तो गलत लग रहा है सुनने में, गलत लगेगा, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है, विशेष ख्याल रखना है। तो किसके पास यहाँ पे लगा के प्रश्न करेगा, किसके पास हमारे लिए होगा, किसके पास होगा, किसके पास हमारे लिए होगा, किसके पास हमारे लिए सरप्राइज होगा। और क्लियर करना हो इस प्रश्न को और ज़्यादा क्लियर बनाना हो तो ये सरप्राइज शब्द भी यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। किसके पास हमारे लिए सरप्राइज होगा, तो उसका उत्तर मिला उसके पास। तो ये देखिए पास साफ साफ लिखा भी हुआ है, अगर आप प्रश्न ना भी करें तो भी आपको उत्तर यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है, इसलिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उसके शब्द जो है यही सब्जेक्ट है। तो आप जान गए कि इसमें भी विल लगेगा हेल्प यू अप और हैव लगेगा वर्ब की जगह। क्लियर।
अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें लिखा है और कौन से, इससे पता चला कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन से, ठीक। लेकिन यहाँ पे और शब्द भी अगर जुड़ गया कौन से शब्द के साथ, तो खाली यहाँ पे विच शब्द का यूज नहीं करेंगे, व्हाट अदर शब्द का यूज करेंगे। और कौन से शब्द लिखा होगा तो उसकी इंग्लिश होती है व्हाट अदर, व्हाट अदर। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे व्हाट अदर। इसके बाद लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ जो संज्ञा आ रही है, कौन सी के बाद संज्ञा आ रही है, सरप्राइजेस। तो संज्ञा है तो उसके बगल में लिख देंगे व्हाट अदर सरप्राइजेस। फिर हेल्प यू का पहला भाग विल, फिर सब्जेक्ट यू, उसके पास है तो विल ही, फिर नॉट है नहीं, हेल्प यू का बचा हुआ बी लगेगा नहीं, फिर हैव। पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द की अंग्रेजी, पहचान वाले शब्द के पीछे आ रहा है हमारे लिए, फॉर अस। और बचा रह गया, कुछ नहीं बचा रह गया, तो व्हाट अदर सरप्राइजेस विल ही हैव फॉर अस। क्लियर? अगला वाक्य है अगले साल तक तुम्हारे और कितने सब्सक्राइबर्स होंगे। होंगे शब्द के पीछे लिखा है सब्सक्राइबर्स, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी सब्सक्राइबर्स ही शब्द लिखते हैं, तो मैंने सोचा चलो सीधे सीधे इंग्लिश में ही लिख देते हैं। अब देखना ये वर्ब है कि नहीं, सब्सक्राइबर्स वर्ब नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि आप भी एक सब्सक्राइबर हैं, तो आप वर्ब तो हुए नहीं। इसमें ना लगा के देखिए, क्योंकि वर्ड इंग्लिश में अगर ऑलरेडी लिखा हुआ तो समझ जाइए कि वर्ब नहीं है। क्लियर है? तो ये वर्ब नहीं है। और अगले साल, इससे पता चला भविष्य की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर टेंस है। तो पहले देख लेंगे किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास सब्सक्राइबर होंगे, तुम्हारे। तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास, पास लिखा होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? अर्थ निकलना चाहिए। तो किसके पास सब्सक्राइबर होंगे, तुम्हारे। तो तुम्हारे हो गया सब्जेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे विल लगेगा, एक्टिव का हेल्प यू लगेगा, और वर्ब की जगह हैव लगेगा। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। कितने शब्द लिखा हुआ इससे पता चलता है कि प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है, और कितने, खाली कितने नहीं लिखा है। जब और शब्द जुड़ गया कितने के साथ तो हाउ मेनी मोर शब्द लगाना पड़ता है। खाली कितने की इंग्लिश मेनी, हाउ मेनी होती है, क्योंकि हाउ मेनी के बाद वाला शब्द जो है कितने के बाद बोला है, ये काउंटेबल नाउन है। क्यों है? क्योंकि इसका 2 3 4 लगा के देखिए, 2 सब्सक्राइबर्स 3 सब्सक्राइबर्स सही लग रहा है, तो ये काउंटेबल नाउन है। इसलिए कितने की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी हो गया। तो हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स खाली नहीं लिखेंगे, इसके पीछे अगर और शब्द भी लिखा है तो हाउ मेनी मोर सब्सक्राइबर्स लिखेंगे, यानी कितने के बाद वाले संज्ञा को साथ लिखते ही हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर और शब्द आ जाए तो हाउ मेनी मोर लिखा जाएगा, हाउ मेनी मोर सब्सक्राइबर्स। फिर हेल्प यू का पहला भाग विल, सब्जेक्ट यू, नॉट है नहीं, बचा भाग नहीं है, बी नहीं लगेगा, फिर हैव। अब पहचान वाले शब्द के पहले वाले शब्द क्या है, सब्सक्राइबर्स, उसकी इंग्लिश यहाँ पहले बन चुकी है। तो अब क्या बचा रह गया, अगले साल तक। तक की इंग्लिश होगी बाय, जो बचा रह जाता है इसको पीछे से बनाइए, बाय। तक की इंग्लिश बाय। अगले साल की कहते हैं नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर। हाउ मेनी मोर सब्सक्राइबर्स विल यू हैव बाय नेक्स्ट ईयर। क्लियर? तो आज हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट के उन वाक्यों को डील किया जिसमें होगा शब्द के पहले वर्ब नहीं आता है, और वर्ब की जगह हम लोग हैव शब्द का प्रयोग करके ट्रांसलेशन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला होगा तो मैं फिर से वही राग अपनाऊंगा, राग दोहराऊंगा, अलापूंगा कि भाई दूसरों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, जोड़िए और लाइक करिए, और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, और आपका भी परिवार बढ़ेगा, मेरा भी परिवार बढ़ेगा, और मैं मोटिवेटेड रहूँगा इस तरह के नए नए वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद,